खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। गलवान से तवांग तक जब जब चीन ने गुस्ताखी की कोशिश की उसे करारा जवाब मिला है। बावजूद इसके चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। आज हम आपको चीन की साजिशों का सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात एलएसी पर तैनात होने वाले भारत के नए जंगबाज की, जो पहाड़ों पर दौड़ेगा। दुश्मन जहां हाफने लगेंगे वहां ये हुंकार भरेगा। चीनी साजिशों को भस्म करने वाला नया योद्धा कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय मैकेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स के लश्कर जब रणभूमि में कदम रखते हैं तो धरती कांपने लगती है। जब ये गरजते हैं तो दुश्मन की सेना थर्रा उठती है। जंग का मैदान कैसा भी क्यों न हो, ये जहां से गुजरते हैं वहां इनकी हुकूमत होती है। यूं कहें तो रणभूमि चाहे जैसी भी हो, हिंदुस्तान के टैंक रुकते नहीं, थमते नहीं। इंडियन आर्टिलरी की इसी ताकत में चार चांद लगाने के लिए भारत का एक और मशीनी योद्धा तैयार हो रहा है, जो पहाड़ों पर दौड़ेगा। दुश्मन जब हाफेंगे तो ये हुंकार भरेगा। अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच एलएसी पर भारतीय सेना मिशन जोरावर पर जुटी हुई है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। इस योजना का मसौदा तैयार है और अच्छी खबर यह है कि इस प्रपोजल पर इसी हफ्ते साउथ ब्लॉक में विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत 354 हल्के टैंकों को खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए लाइट टैंक की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय जल्द ही जोरावर नाम से लाइट टैंक के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है, जिसके तहत डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर ऐसे हल्के लाइट टैंक बनाएगा जो T-72 और T-92 भारी टैंकों के बजाय हल्के होंगे और आधुनिक तकनीक के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तेजी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया है। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकेगा। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक पर विचार हुआ है। तो हम लोग को टैंक्स चाहिए, हम लोग को हल्के टैंक्स चाहिए। जिस तरह से हम लोग ने अभी रिक्वायरमेंट दिया है भारतीय सेना ने और डीआरडीओ को भी, तो उसमें हम लोग करीब 25 टन के टैंक्स हम लोग को मिलने वाले हैं ऑपरेशन जोरावर के तहत। ये वाले टैंक जो है पूरे मॉडर्न टैंक्स हैं। इनमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा और ड्रोन का इंटीग्रेशन रहेगा। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी रहेंगे और टारगेट एक्विजिशन और रियल टाइम जो पूरा बैटलफील्ड व्यू है वो बहुत क्लियरली मिलेगा। तो इससे हम लोग को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि लाइट टैंक्स जो है वहां पर जो हम लोग के पहुंचकर बहुत जल्दी वहां पे स्विचिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी वहां पर बाय एयर, बाय लैंड और बाय रोड वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं। और इनसे हम लोग के एक बहुत बड़ा हम लोग के जो फोर्सेस के लिए, हम लोग के हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ये आइडियल किस्म के टैंक बन जाएंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां भी बहुत हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ Z2Z-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात किए हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके।
भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की एलएसी है। या अगर हम तवांग ले लें, जहां पे अभी यांगसे सेक्टर में भी हम लोग ने पूरा सब झड़प देखा है, लद्दाख की तरफ अगर हम लोग डेप्सांग, डेपचोंग और अपना गलवान का भी अगर देखें, जिस तरह से डोकलाम में भी हुआ है हम लोग के साथ, चीन के साथ झड़प, इन सब जगहों पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए हम लोग को टैंक्स की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और लाइट टैंक्स भी हम लोग को, जो इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट टैंक अपना जो ऑपरेशन जोरावर के तहत हम लोग को मिलने वाला है, ये हम लोग का एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बाय एयर, बाय लैंड और बाय रोड इजिली ट्रांसपोर्टेबल ये टैंक्स रहेंगे। और ये मॉडर्न टैंक्स जो हैं, इनसे हम लोग को बहुत अच्छा एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल जाएगा, जहां पे हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं टैंक्स की बहुत जल्दी। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक आसानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। माना जा रहा है कि जोरावर टैंक की मेन तोप 120 mm की होगी, ऑटोमेटिक लोडर होगी, रिमोट वेपन स्टेशन होगा, जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी इस पर तैनात की जाएगी। साथ ही मिसाइल फायरिंग की क्षमता भी होगी। ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलहाल सीमा पर कोई टैंक नहीं लगाए हैं। इस समय चीन सीमा पर K9 वज्र टैंक से लेकर T90 टैंक तक तैनात हैं, जो बेहद ताकतवर हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी होवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए काफी है। लेकिन लाइट टैंक के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान होगा। यही नहीं, भारतीय सेना के सैनिकों को हिमालयी क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। इसकी वजह से चीन कभी भी भारत से जमीन पर लड़ाई नहीं छेड़ना चाहेगा। वैसे भी चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत को भारत के खिलाफ उतारने की गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि चीन के अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत के साथ युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, तो ये चीन की दूसरे देशों से लगी सीमाओं के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। यूके की वेबसाइट द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन का 17 देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। ये देश हैं भारत, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, मलेशिया और तिब्बत। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भारत ने खुद को तेजी से मजबूत किया है। तवांग में जिस तरह चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वो बताने के लिए काफी है कि ये 1962 का नहीं बल्कि नया हिंदुस्तान है, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बारूद से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस तवांग पर चीन की नजरें गड़ी हैं, उस तवांग से चीन को सीधा और कड़ा संदेश दिया गया। तवांग मठ के भिक्षु लामा येशी खाबो ने चीन की विस्तारवादी नीति पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। जून 2020 के बाद से चीन ने फिर भारत की सीमा में आने की हिमाकत की। इस बार उसने पूर्वी सेक्टर स्थित अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दाखिल होने की कोशिशें की, जहां उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। तवांग चीन की वो दुखती रग है जो उसे हमेशा तकलीफ देती है। साल 1962 की जंग के बाद से ही तवांग पर चीन की काली नजरें गड़ी हैं। चीन तवांग को अपना हिस्सा मानता है। इसका एक कनेक्शन तवांग तिब्बत दलाई लामा और धर्म से जुड़ा हुआ भी है। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। उसे चीन दक्षिण तिब्बत बताकर अपना हिस्सा बताना चाहता है। भारत और तिब्बत के बीच में करीब 2000 सालों से लगातार सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर चल रहा है। तवांग मठ जैसे कई केंद्र हैं जो कि इस सांस्कृतिक मेलजोल के एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं, और इसी वजह से चीन को तवांग मठ फूटी आंख नहीं सुहाता है। वो हर प्रयास कर रहा है कि तवांग को वो अपने कब्जे में कर ले, और वो बौद्ध भिक्षु जो शांतिप्रिय रूप से तवांग में रह रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ प्रेम करते हैं, भारतीयों को अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानते हैं, वो
इन मठों से निकाले जा सके। चीन ने कई कोशिशें करके देख ली, लेकिन सांस्कृतिक, धार्मिक और मिलिट्री रूप से कभी भी वो सफल नहीं हो पाया है। वहीं तवांग मठ ने साफ कर दिया है कि उनका भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और पूरा समर्थन उनके साथ है। तवांग मठ के संतों ने कहा है कि उन्हें भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, जो तवांग को सुरक्षित रखेगी। ये पहले जो है ये एक तिब्बत का एक भाग मानते हैं, तवांग जो है। तो तिब्बत का जमीन राज्य उन लोग चाइनीज गवर्नमेंट छीन लिया, तो चाइनीज गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ये भी हम लोग का है। तो पहले तिब्बत का एक पार्ट काटता था यहाँ तवांग जो है, अभी तो इंडियन का पार्ट हो गया। तो इसलिए उन लोग को वैसे झूठ वूठ में बोलते हैं कि हम लोग का पार्ट है। वो खुद जो है चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतन गवर्नमेंट चीन के बैठा हुआ है, तो उन लोग का कुछ हक नहीं बनता है उसमें। दरअसल अरुणाचल प्रदेश का तवांग राजनीतिक तौर पर बेहद मायने रखता है। तवांग के यांगसे से चीन पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका मैकमोहन लाइन यानी एलएसी के अंदर पड़ता है। तवांग पर चीन की महत्वाकांक्षा को समझने के लिए ब्रिटिश शासनकाल की तरफ जाना होगा। जब तक भारत पर अंग्रेजों का राज था, चीन मैकमोहन रेखा को लेकर एकदम खामोश था। लेकिन जैसे ही 1947 में अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ और भारत को आजादी मिली, चीन बेचैन हो गया। उसकी नजरें अरुणाचल प्रदेश पर जा टिकी, जिसे वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। जब बानुंग सम्मेलन हुआ तो पंचशील सिद्धांतों पर चीन राजी हुआ, लेकिन 1961 से ही चीन अरुणाचल प्रदेश पर आक्रामक बना हुआ है। तवांग से यांगसे करीब 35 किलोमीटर दूर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, जहां ज्यादातर समय दोनों देशों की तरफ से करीब 4000 सैनिकों की तैनाती रहती है। तवांग का धार्मिक जुड़ाव सीधे तिब्बत से है और तिब्बत को हड़पने की चीन की काली नीयत पर बाधा भारत का तवांग है। भारत चीन के बीच एलएसी पार करने के दो सबसे अहम जगहों में से तवांग एक है। पहली जगह चंबा घाटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर मौजूद है, जबकि दूसरी जगह तवांग है, जहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान हो सकता है। तवांग को लेकर चीन के इंटरेस्ट की एक और बड़ी वजह है तिब्बती लोगों के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग वही जगह है जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे थे। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने तवांग में ही कुछ दिन बिताए। यहाँ एक बड़े बौद्ध मठ की भी उन्होंने स्थापना की थी और इस लिहाज से चीन तवांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी मानता है। दलाई लामा को चीन एक अलगाववादी नेता मानता है। पिछले साल जुलाई में जिनपिंग ने चुपचाप तवांग के करीब स्थित लियांगशी का दौरा किया था। वो चीन के पहले नेता थे जो यहाँ पर पहुंचे थे। दलाई लामा पर चीन की आपत्तियों के बीच तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि चीन लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें भारत पसंद है। 1681 में बना तवांग मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। इसे 5वें दलाई लामा की मंजूरी के बाद बनाया गया था। 6ठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग में ही हुआ। जब दलाई लामा लहामू थोडुप 1959 में तिब्बत पर चीनी हमले और कब्जे के बीच तवांग के जरिए ही भारत आए थे, वो कुछ समय के लिए तवांग मठ में भी रहे थे। आपको बता दें कि चीन के विरोध के बावजूद सरकार ने दलाई लामा को तवांग जाने से कभी नहीं रोका। दरअसल चीन को डर है कि भारत अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में मूवमेंट शुरू करवा सकता है। इसके अलावा जो बात चीन को सबसे ज्यादा खटक रही है, वो भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास है। सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे बनाने का ऐलान किया है, जो चीन से लगी सीमा के बहुत करीब है। ये बात भी चीन को लगातार चुभ रही है। भारत भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि चीन जैसे पड़ोसी की मौजूदगी में अपनी तैयारियों को हमेशा पुख्ता रखना में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की साजिशों का एक और सैटेलाइट सबूत सामने आया। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ गई है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज में दावा यह किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से महज 150 किलोमीटर दूर बांगदा एयरबेस पर चीन ने अपने ड्रोन और फाइटर प्लेन्स की तैनाती बढ़ा दी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है।
तस्वीरें चीन की साजिशों का सबूत है। ये तस्वीरें चीन के नापाक प्लान की गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे ड्रैगन भारत के खिलाफ दांव लगाने की फिराक में है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प में मात खाए चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ा दी है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज में चीन की एक्टिविटीज साफ दिखाई पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से महज 150 किलोमीटर दूर बांगदा एयरबेस पर चीन ने अपने ड्रोन फाइटर जेट्स की तैनाती कर रखी है। चीन ने बांगदा एयरबेस पर WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है। ये ड्रोन सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इमेज में WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन के अलावा टेम्पररी एयरक्राफ्ट शेल्टर भी नजर आ रहे हैं। WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन 2021 में लाया गया था। इसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और आक्रमण के लिए किया जाता है। ये करीब 10 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन क्रूज मिसाइल अटैक के लिए डेटा भी ट्रांसफर कर सकता है ताकि वो जमीन पर टारगेट को हिट कर सके। ड्रोन की क्षमताओं को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने नॉर्थ ईस्ट में मैकमोहन लाइन के करीब एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है जो पूरी तरह एक्टिव है। ये ड्रोन चीन के सिस्टम का हिस्सा है जिसमें उनकी एयरफोर्स रियल टाइम में भारत की ग्राउंड पोजीशंस को मॉनिटर कर सकती है। WZ-7 एक सोरिंग ड्रोन है, हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करता है और लॉन्ग इंड्योरेंस इसकी खासियत है। 7000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज वाला ये ड्रोन बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकता है और अपने दुश्मन की तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, उनको फिगर आउट कर सकता है। आज जब इसकी तैनाती अरुणाचल सीमा से बेहद नजदीक एक एयरबेस में हुई है तो ये साफ दर्शाता है कि तवांग की जो घटना थी वो महज एक संयोग नहीं थी या स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी। बाकायदा इसको प्लान किया गया था और ये माना जा रहा था चीन की तरफ से कि कहीं न कहीं तवांग के बाद एस्केलेशन बढ़ेगा और उस एस्केलेशन को ट्रैक करने के लिए, भारत के तमाम मिलिट्री मूवमेंट्स को चेक करने के लिए इसकी तैनाती उसी समय पर बांगदा एयरबेस में कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बांगदा एयरबेस पर सोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है। ये ड्रोन सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है। बांगदा एयरबेस अरुणाचल सीमा से महज 150 किलोमीटर दूर है। WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन कितना खतरनाक है? 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात कर दिए थे। तवांग झड़प के 5 दिन बाद 14 दिसंबर को बांगदा एयरबेस पर फाइटर जेट्स भी नजर आए थे। ये फ्लैंकर टाइप फाइटर जेट्स थे, यानी सुखोई 30 का चीनी वर्जन। हाल ही में तिब्बत के शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन दिखे थे। तिब्बत में निंगची, शित्से और नागरी में चीन के 5 एयरपोर्ट हैं और ये भारत नेपाल बॉर्डर के करीब है। यानी LAC पर भारत की घेराबंदी के लिए चीन चोरी चुपके तैयारी में जुटा है। ये वही चीन है जो भारत के हाथों बार बार मात खाता है, बावजूद इसके गुस्ताखी से बाज नहीं आता। भारत के पास पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक तमाम रनवे बिखरे पड़े हैं, तमाम एयरफील्ड्स हैं। कुछ ऑपरेशनल है, कुछ को ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। और इस दशा में, युद्ध की दशा में, ये जो आपस में एक स्टैंड बाय सिस्टम में जब रनवेज का इस्तेमाल होता है, जहाज एक जगह से टेक ऑफ करता है दूसरी जगह लैंड करता है और वहां पर वेपन्स को इनकॉर्पोरेट करके अपने ऊपर लगा करके जब फिर वो बॉम्बिंग मिशन में जाता है और फिर कहीं और लैंड करता है,
तो ये जब चीजें टैंडम में होती हैं युद्ध के लिहाज से, उसमें भारत चीन से 21 पड़ता है। और यही वजह है कि 5 बड़े रनवे होना, जहां चीन की खासियत है तिब्बत के ऊपर, वहीं उसकी कमजोरी भी है और भारत इस चीज को पहचानता है। चीन चालाकी के साथ तैयारी में जुटा है तो भारत उसके नापाक मंसूबों को दमखम से नेस्तनाबूद करने में लगा है। तवांग में झड़प के कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना ने 15 और 16 दिसंबर को चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई थी। रक्षा जानकारों का मानना है कि बांग्दा में चीन की एक्टिविटी उस वक्त बढ़ी जब इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल में बड़ी एयर एक्सरसाइज की। ये संयोग भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि चीन इंडियन एयरफोर्स के वॉर गेम्स, उनकी रणनीतियों को समझने, हमारे रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता को आंकने के लिए ऐसा कर रहा हो, ताकि विवाद की स्थिति में वो जरूरी जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हशीमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। चीन चाहे लाख साजिशें रच ले, अपनी सरहद में खूब उछल-कूद मचा ले, अगर गलती से भी चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका तो ये उसकी तबाही का आगाज साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।